FM 100.6 पर ये विविध भारती का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम काशी कनेक्ट। नमस्कार, आदाब, काशी कैसे हैं आप? आई होप मस्त और आबाद हैं और आप ट्यून कर चुके हैं FM 100.6 हमारे यानी अपने रेडियो दोस्त प्रियदर्शी के साथ, और आप कनेक्ट हो चुके हैं कार्यक्रम काशी कनेक्ट से। दोस्तों, काशी केवल शहर नहीं बल्कि संवाद की जीवित परंपरा है। यहाँ की गलियों में सिर्फ लोग नहीं चलते बल्कि विचार चलते हैं। तो आइए हम भी चलते हैं किसी से बात करने। श्रोताओं, कभी कभी हम सोचते हैं कि संवाद सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान है, लेकिन सच तो ये है कि संवाद शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। संवाद वो नहीं जो हम कहते हैं, संवाद वो है जो सामने वाला महसूस करता है। आपने नोटिस किया होगा, कभी ये खामोशी भी कुछ कह जाती है और कभी बहुत सारे शब्द मिलकर भी दिल तक नहीं पहुँच पाते। यही खासियत रखती है यहाँ संवाद, केवल आवाज में नहीं आत्मा में बस। हम आ चुके हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर धीरेन्द्र राय सर के पास। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, ठीक हैं सर। सबसे पहले तो आप बताइए कि काशी जैसे पारंपरिक शहर में संवाद की जो शैली रही है, आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे? काशी अपने आप में एक ऐसा शहर है जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये माना जाता है कि पूरी दुनिया से जब कोई शिथिलता के बीच अपने जीवन का उत्साह, अपने जीवन का उमंग, अपने जीवन की किसी विरासत को, किसी थाती को अगर ढूंढते हुए कहीं निकले तो वह काशी पहुंचता है। शिवत्व की नगरी है। आश्चर्य की बात यह है कि वैष्णव और शैव परंपराओं की सम्मिलन स्थली है। उससे भी ज्यादा आप यह देखिए कि धर्म पताका जिस काशी में शिवत्व में फैला, वहीं शंकराचार्य का शास्त्रार्थ भी आपको मिले। तो ये एक बड़ी परंपरा है काशी। इस शहर की एक विशेषता यह भी है, ऐसा दिन ही नहीं है कि किसी देवता का श्रृंगार न हो रहा, और मनुष्य भी उससे श्रृंगारित हो रहा है। मनुष्य कैसे हो रहा है? चट्टी पे, चौराहों पे, पान की दुकानों पे, चाय की दुकानों पे, सुबह किसी चाय की अड़ी पे अमेरिका, ईरान और इजराइल का युद्ध वहीं हो रहा है। उसकी जो गंभीर चर्चाएं हो रही हैं, उस पे जो बातचीत हो रही है, उस पे जो विमर्श हो रही है, आप अगर टेलीविजन खोल के बैठे तो आपको लगेगा कि शायद उस विमर्श से ज्यादा सलूशन निकल रहा है इस चर्चाओं की अपेक्षा। तो ये शहर बड़ा, आप कह सकते हैं कि समावेशी मिजाजी है। इस मामले में मैं कह रहा हूँ कि पूरे भारत का वैभव अगर देखना हो तो काशी में आप आकर के बैठ सकते हैं और देख सकते हैं। कैसे? उसकी वजह यह है कि गंगा के किनारे लगभग इस देश का कोई ऐसा राज्य संस्कृतियों का एक मोहल्ला न बसा, चाहे वो गुजराती टोला हो, चाहे वो बंगाली टोला हो, चाहे वो आसामी टोला हो। सामने घाट के इलाके में चले जाइए तो एक तरीके से पूरा इलाका ही बिहारी टोला बन गया है। तो ऐसे करके आप देखेंगे तो एक बड़ा इलाका बन, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि किसी ने उस इलाके को अपनी संस्कृति के साथ अलग नहीं रखा। उसकी संस्कृति, उसका जीवन स्तर, उसका रहन सहन, उसका खान पान काशी के उन सारी चीजों में आकर के ऐसे घुल मिल गया जैसे लगा कि काशी की यह अपनी है और उसको लग रहा है कि काशी अपनी है। तो यह अपनत्व का बोध, यह आप कह सकते हैं कि समावेशी बोध, यह सांस्कृतिक बोध काशी में ही हो सकता है, अन्यत्र कोई ऐसा शहर नहीं है। क्योंकि परंपरा और आधुनिकता देखना हो तो बनारस से बेहतर कोई शहर नहीं है जिसे हम पुरानी काशी कह रहे हैं। और उसकी वजह है कि यहाँ 3 खंड हैं। काशी का केदारेश्वर है, ओमकारेश्वर है, विश्वेश्वर है, और तीनों ही खंडों में एक रूपता स्थापित करने का भार अगर किसी पे है तो वह सतत प्रवाहमान अर्धचंद्राकार माँ गंगा है। और गंगा के होने से इन सारी संस्कृतियों का होना है। गंगा के होने से इन सारी चीजों का अस्तित्व वैसे ही कलकल और झनकृत है जैसे गंगा में पानी के बीच नाव का चलना और चप्पू की ध्वन्यात्मक आवाजों का सुनना ठीक वैसे ही प्रतीत होता है। काशी की उस सांस्कृतिक विरासत को कि ऐसे ही सहेज करके आज भी काशी ने रखा है जैसे दुनिया उसकी परिकल्पना कर रही थी और काशी के महात्म्य को समझ रही। बिल्कुल सर, अगर काशी की बात करें तो काशी की पारंपरिक संवाद शैली, जो बैठक, चर्चा करना, विचार विमर्श करना, सर ये क्या आज भी प्रासंगिक है? नहीं, बिल्कुल प्रासंगिक है। और आप यह देखिए कि काशी में आप कहीं भी निकल जाइए, अभी संकट मोचन संगीत समारोह हो रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए कि दुनिया के किसी शहर में क्या ये संभव है कि शिवमुनि बैंड बजा रहे हो, कोई बड़ा पद्मभूषण आकर के यहाँ पे गाना गा रहा हो, और एक रिक्शा वाला रिक्शा खड़ा करे और आके बैठे और बैठने के साथ ही कहे कि आप 3 ताल कह रहे हैं, आप 3 ताल में गा ही नहीं रहे हैं। पूछ रहा है उससे, आप क्या काशी का परिचय, आप क्या करते हैं? रिक्शा चला रहे हैं, बाहर रिक्शा खड़ा है, आप संगीत जानते हैं? अरे सर,
आप ध्रुपद कह रहे थे गाने के लिए, ये ध्रुपद है ही नहीं, आप बंदिशें क्या लगा रहे हैं, ये कह रहा है, दुकान वाला कह रहा है, चाय वाला कह रहा है। तो विचार परंपरा उनके अंदर घुली बसी हुई है। वो इसलिए घुली बसी है कि वो जब चाय की दुकानों पे मान लीजिए 80 घाट पे बैठ रहा, तो वो आज भी राजेश्वर आचार्य के साथ बैठ रहा है। राजनीति करने वाला अगर किसी अड़ी पे बैठ रहा है तो लक्ष्मणाचार्य के साथ बैठ रहा है, श्यामदेव राव चौधरी के साथ कभी लोग बैठ रहे हैं। तो इस तरीके के तमाम लोग हैं जिनके साथ बैठ रहे हैं काशी में, चाहे राजनीति कह लीजिए, चाहे धर्म कह लीजिए, चाहे कल्चर कह लीजिए, चाहे लिटरेचर कह लीजिए। इन सारे लोगों की परिधि आप देखेंगे तो लगभग 50 किलोमीटर के रेडियस में ये पूरा इस तरीके से है जैसे लगेगा आपको कि पूरा भारत बस गया है इसी में, पूरे भारत का सब कुछ समाहित हो रहा है। तो वो चर्चाएं हैं। आज की तारीख में देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय हैं, एनी बेसेंट की थियोसॉफिकल सोसाइटी है, उधर आप जाएंगे तो बसंता राजघाट को आप देखिए जहां जद्दू कृष्णमूर्ति की पूरी विचार परंपरा चल रही है। वहीं पे आप तुरंत जस्ट आगे बढ़िए तो तमाम धर्मार्थ और शास्त्रार्थ के घाटों के किनारे जितने वो सब मठ बने हुए हैं या फिर स्कूल्स जो बने हुए हैं उसमें वो कार्य हो रहे हैं, यज्ञोपवीत के कार्य हो रहे हैं। और तो क्या कहें, जिस शास्त्रों में ये कहते हैं कि नहीं औरतों को यज्ञ और बाकी सारी चीजों की बंदिश है जिस पे बातचीत हो रही, आप देखिए किसी ऐसी घाट पे जाइए सुबह के सुबह बनारस का पूरा मंच महिलाओं के यज्ञ से भरा, इसी घाट पे जाइए सुबह के सुबह बनारस का पूरा मंच महिलाओं के यज्ञ से भरा पड़ा हुआ है। उसकी चर्चाएं, तो ये जो परंपरा है नागरी प्रचारणी लगातार देखिए जिस तरीके से संवाद को जिंदा रखी हुई, तो इस तरीके की चीजें तो चल रही हैं और काशी में ही ये चल रही हैं। बाकी और देशों में देखिए शैक्षणिक तौर पे, अकादमिक तौर पे कोई चीजें चल रही हैं, लेकिन सामाजिक तौर पे उनका समावेश नहीं है, सामाजिक तौर पे उनका प्रचार प्रसार नहीं है। समाज में लोग नौकरी कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, समाज में लोग चाय की दुकानों पे बैठ रहे हैं, बिजनेस की चर्चा कर रहे हैं, किसी होटल में बैठ रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग की बात हो रही है। लेकिन जब काशी में बैठ रहे हैं तो ट्रम्प की बात हो रही है, काशी में बैठ रहे हैं तो इजराइल की बात हो रही है, काशी में बैठ रहे हैं तो ईरान की बात हो रही है, काशी में बैठ रहे हैं तो दिल्ली से नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, काशी में बैठ रहे हैं तो राहुल गांधी की बात हो रही है, बंगाल चुनाव की बात हो रही है, असम चुनाव की बात आ रही है। और आप यकीन मानिए, आप चले जाइए अभी किसी जिस जिले बने हो उन मोहल्लों में चले जाइए और शाम की अड़ी पे बैठिए और आप उनका पूरे इलेक्शंस का विश्लेषण सुनिए और जब रिजल्ट आए तो उस दिन बैठ के देखिए एक दो का हेर फेर होगा। ये कैसे आदमी इसलिए समझ रहा है कि इन डेप्थ उसकी गहराई में वो गया है। और ठीक वैसे ही जैसे लोग कहते हैं बनारस के बारे में कि इन्हें को लड़ न दिखाओ, तुम्हें मालूम नहीं कितने घाटों पे नहाते हैं बनारस वाले, तो ठीक वैसे ही है कि उस गहराई का अंदाजा बनारस को ही है। क्या बात सर, जिसकी सरपरस्ती काशी में हुई है वही ऐसा कह सकता है। और दूसरी बात सर, हम पूछना चाहेंगे कि व्यक्तिगत स्तर पर हमें अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को कैसे संतुलित करना चाहिए ट्रेडिशनल और डिजिटल के बीच? देखिए, एक अच्छा सवाल है। 2-3 बातें इसमें मुझे लगता है कि हमको, ऐसे ही हम डिजिटल और ट्रेडिशनल होते हैं तो इसको हम वर्ड्स पे न जाए तो ठीक ऐसे ही समझे कि एक बच्चा जब गांव के किसी परिवार से पढ़ के निकलता है और शहर की बड़ी सोसाइटी में, हाई फाई सोसाइटी में जब वो फ्लैट ले लेता है, नौकरी करने लगता है, किसी बड़ी फर्म का मैनेजर हो जाता है, ज्यादातर लोग परिवार से माँ बाप को ले आकर के साथ रहने में संकोच करते हैं या फिर माँ बाप खुद उस परिवेश में रहने से थोड़ा कतराते हैं। वजह ये है कि वो माहौल या तो एडजस्ट नहीं कर पाता है आदमी, या तो उनको सूट नहीं कर रहा, या फिर दोनों के बीच में कोई ऐसी खाई है। तो ट्रेडिशनल और डिजिटल की खाई भी ठीक इसी तरीके की है कि हमें क्या है कि हम सोच रहे हैं कि हम जैसे ही किसी प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं तो हमको लगता है कि हमको बहुत हाई प्रोफाइल हो जाना है, हमको बहुत प्रोग्रेसिव लिखना है। क्या जरूरत? आज की तारीख में आप देखिए कि नोबेल लॉरिएट्स की पूरी एक फहरिस्त उठा करके देख लीजिए। आज की तारीख में साहित्य अकादमी पाने वाले तमाम लोगों की फहरिस्त उठा के देख लीजिए। कला के सबसे बड़े अवार्डी जो रहे हो कला के क्षेत्र में, उनको उठा के देख लीजिए। सब कुछ ट्रेडिशनल वे में किसी न किसी परिवेश से, ग्रामीण परिवेश से उठाई गई चीजों पे ही मिला है। तो यानी ये कहा जा रहा है कि उन चीजों को लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए पसंद कर रहे हैं कि सब कुछ उनका छूट रहा है और सिर्फ लिटरेचर में, सिर्फ फिल्मों में ये मिल रहा है उनको, उसके प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं, जीवन से खत्म हो रहा है। और डिजिटल कम्युनिकेशन के बीच भी हमको अपनी स्टाइल तय करनी है। तो हमें ये तय करना होगा कि अगर हमारी बातचीत में कहीं से भी हमारी लोकेलिटी का इनपुट आ रहा है और वो हमसे छूट नहीं रहा, तो उसको कमजोरी नहीं मानना है। आप हिंदी बोल रहे हैं या अंग्रेजी बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन जरूरी है। आपकी बातचीत सामने वाले तक कम्युनिकेट होनी चाहिए, वो संप्रेषित होनी चाहिए। अगर उसको गेन कर लिया तो आप सफल हैं, फेलियर नहीं है। तो इससे क्यों डरना कि हमारे टोन में लोकेलिटी का टोन आ रहा है? उसको अपना सिग्नेचर बनाइए, और जिस दिन सिग्नेचर बनाएंगे लोग आपको कॉपी करना शुरू कर देंगे। आपके इलाके का हर आदमी जो आपके एरिया से बिलोंग करता है, आपके स्टेट से बिलोंग करता है, वो आपके रीजनलिटी के टोन को कॉपी करेगा अपने लैंग्वेजेस में। क्यों कॉपी करेगा? क्योंकि वो पॉपुलरिटी है। दिक्कत यहाँ ये है कि हम इन्फ्लुएंसर्स को कॉपी कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स को जब हम कॉपी करते हैं या उससे इंस्पायर होते हैं, उससे सोसाइटी नहीं बनती। वो एक मार्केट का ट्रेंड है, लेकिन मार्केट के ट्रेंड में एक इन्फ्लुएंसर्स के साथ कौन कौन इन्वॉल्व है, उसके पीछे की क्या
क्या सच्चाई है आप नहीं जानते, उसको कहां से फंडिंग हो रही है, कौन इनपुट दे रहा है, ये सब आप नहीं जान रहा। उसका एजेंडा टारगेटेड है, उसका क्लास टारगेटेड है, उसकी ऑडियंसेस टारगेटेड है। जैसे रेडियो में आपके लिसनर्स टारगेटेड है। आप जब ये प्रोग्राम बना रहे हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको ये पता है हमारे लिसनर्स कौन होंगे। वैसे ही हम ये कह रहे हैं कि जब ट्रेडिशनली आप अगर आना चाहते हैं, उस प्लेटफॉर्म को भूल जाइए कि हम कहां हैं। आप सिर्फ यह समझिए कि मैं जो हूं मैं वही हूं। जो समझ है मेरे बारे में और मेरे परिवेश के बारे में, मैं उसी के साथ आऊंगा। और उससे एक अच्छी चीज ये होगी कि आप देखिए छोटे छोटे नुस्खों को, छोटी छोटी कहानियों को, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, गीतों को लेकर के आए हैं और लोग खूब पसंद कर रहे हैं, मिलियन व्यू मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच में हायरार्किकल बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं, लेकिन आप अगर उसके पूरे सीक्वेंसेस को देखेंगे, उसकी पूरी फ्लुएंसी को देखेंगे, तो यात्रा कहीं ना कहीं एक जगह से चली है और वहां तक पहुंची। तो उस पाथ के आप भी पाथ फाइंडर हैं, तो आप एक रास्ता बनाइए और वो बन जाएगा। बिल्कुल सर आप बताएं कि क्यों संवाद में संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी और धैर्य पेश कमी होती जा रही है। देखिए, आज के समय में जब पूरी तरह आपकी संवेदनाएं निष्ठुर हो रही हैं, रिश्तों का ताना बाना बड़ी तेजी से टूट रहा और यूथ के बीच में एक गहरा असंतोष है, उसके पीछे स्ट्रेस वजह है। मेरा मानना, स्ट्रेस क्या है, जैसे पहले हम लोग चर्चा किए रील की, आप सो के उठते हैं और आपको बचपन में क्या सिखाया जाता था, आप उठिए, जिस धरती ने आपके पूरे बोझ को थामे रखा है, जहां आप पहला कदम रख रहे हैं सुबह की शुरुआत का, जहां आप स्टेबल होना शुरू कर रहे हैं, उसको प्रणाम करें। बड़ों को आप सिंबॉलिकली ही सही संबोधन करते थे, जो भी संबोधन करे या तो पैर छूते थे, और यहां से आपकी यात्रा शुरू होती थी। तो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन आपका हो जाता था इतने में कि आप कल्चरली जो हैं वो हैं, फिर उसके बाद आप थोड़ा बहुत कुछ अगर खेलते हो या थोड़ा बहुत बातचीत करते हो या घर में उठते हो तो लोगों से बातचीत करते हो, और दैनंदिन जीवन की तमाम बातें आप 10-20 मिनट में जगने के बाद भी कर ले। अभी क्या है, आप सो के उठते हैं और मोबाइल उठाते हैं, स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपके पूरे माइंडसेट को एक आदमी फॉलो कर रहा है डिजिटली। वो कोई कंटेंट क्रिएटर हो सकता है, वो कोई रील मेकर हो सकता है, वो कोई एक बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म हो रहा है जो आपके सिमिलर तमाम एक्टिविटीज को देख रहा है कि आपका नेचर किधर है, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, और उस तरीके की चीजें आपको प्रोड्यूस कर रहा है। और आप जैसे ही खोल रहे हैं वो सारी चीजें आपको दिख रही हैं। आप स्क्रॉल करना शुरू कर दिए। जो 10 बजे आपका ऑफिस है, आप 8 बजे सो के उठे हुए, रात को 12 बजे आए हैं और आपका 9:30 बज गए स्क्रॉल करते कर। जो टाइम ऑफिस जाने से पहले अपनी मीटिंग्स के लिए, ऑफिस जाने के बाद हम क्या करेंगे दिन भर के शेड्यूलिंग के लिए, या फिर अपने शांति सुकून के लिए आप कर सकते थे, वो सब कुछ खत्म हो गया। आप नहाते धोते थे रिलीजियसली, जो भी जिस रिलीजन का है या जो धर्म मानता है या जिसके प्रति उसकी आस्था है, अपने इष्ट के प्रति वो 5 मिनट 10 मिनट तक बैठता था शांति से और एक ध्यान करता। वो मेडिटेशन की एक बड़ी परंपरा है। आज तो ये मान लीजिए पूरा मार्केट ही मेडिटेशन का और वो सारी चीजों का हो गया है, फिजियोथेरेपी का। लेकिन एक ये था कि आदमी उठता था तो दोनों हाथ उठा करके एक बार अपना पैर उठाता था और एक एक्सरसाइज तो यही हो जाती थी। थोड़ा बहुत शरीर को आप मोल्ड करते थे, राइट लेफ्ट करते थे। अब वो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तुरंत बैठते हैं, चश्मा लगाते हैं, जो चश्मा नहीं लगा रहा है वो ऐसे करता है और स्क्रीन देखना शुरू कर देते हैं। उससे क्या हुआ है कि मेंटल स्ट्रेस आपका और बढ़ा। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपको लगा कि एक सवाल पे हम रुक गए हैं तो थोड़ा रिलीफ कर लेते हैं। आप जैसे ही बिस्तर पे लेटते हैं या बाहर निकलते हैं, आप रील शुरू कर देते हैं। तो जो होना चाहिए वो तो फिर बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि उसकी अपनी टेम्पटेशन है, उसका अपना एग्रेशन है, और उस चीज के लिए आप फिर एक कूड़ा भर करके अपने दिमाग में फिर अपनी स्टडी पे बैठे हुए हैं और वो चीजें जारी हैं। तो दिमाग में कंटिन्यूअस, तो उसका भी कॉन्शियसनेस की जो थियरी है पूरी की पूरी, वो यही कहती है कि एक चीज दिमाग में तो कम से कम चल रही है ना। इमेजिनेशन क्या है, तो आप जो कुछ भी देखे हैं दिमाग में इमेजिन कर रहे हैं उन सारी चीजों को और सवाल भी कर रहे हैं और वहां आप फंसे हुए हैं। तो ये जो स्ट्रेस लेवल है वो और बढ़ रहा है। क्या ऐसा संभव है कि हम शाम को घर आए और सुबह ऑफिस जाने के बीच में हम कोई भी उस तरीके का नोटिफिकेशन, कोई भी उस तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म, कोई भी उस तरीके का हम शॉर्ट फॉर्म का कोई भी उस तरीके का नहीं देखेंगे? ऐसा संभव है क्या? तो अगर ये सारी चीजें संभव नहीं है तो ये परेशानी बनी रहेगी। इसलिए बनी रहेगी कि आपके स्ट्रेस का लेवल आपकी क्षमता से ज्यादा है और आप समझ रहे हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि हम रील देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि हम शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि हम इंटरटेन हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि हमको उस इंफॉर्मेशन से कुछ मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज आप यह समझिए कि आपने जीवन का, आप स्वयं अपने जीवन का, यूथ कह लीजिए या फिर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, आप पूरे जीवन का एक ऐसा क्षण खत्म कर रहे हैं अपने जीवन से जो मनुष्यता के
क्षरण का सबसे बड़ा कारण बनने वाला है आने वाले समय में। सर इसके साथ नहीं है, मतलब इसको या तो आप छोड़ दें या फिर आप वैसे स्ट्रेस में रहिए। देखिए, दो चीजें हैं इसका। एक कह सकता हूँ कि नेगेटिव पॉइंट है। एक पॉइंट ये है कि आपके सुख दुख के साथ आपके घर परिवार रिश्तेदारी नातेदारी या दोस्तों में जो आपको बहुत पहले छूट चुके थे, अचानक से आपसे इंटरलिंक्ड हो गए सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए, वो सारे लोग आपके साथ सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। आपके किसी ऐसी कैजुअलिटी में जिसका बजट आप अफोर्ड नहीं कर सकते, उसमें वो लोग उस तमाम सोशल प्लेटफॉर्म से फंडिंग कर रहे हैं और फंड रेजिंग के जरिए फिर आपका इलाज हो रहा है या आपके सुख दुख की चीजें हो रही हैं। तमाम लोगों की शादियां भी हो रही हैं उस तरीके से, जिनको जरूरत है उस तरीके से। लेकिन इन सब के बीच हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ तुरंत जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद फिर शिथिल हो रहे हैं। रिलेशंस को बचाए रखने हैं, संबंधों को बनाए रखना है, तो कंटिन्यूटी जरूरी है, निरंतरता चाहिए और बिना फ्लो के संभव नहीं है। वो तब संभव है जब आप एक बार बैठेंगे शांति से, उसके बारे में सोचेंगे और उसके बारे में अगर आप फील करेंगे। तो ये थियरी कहती है कि आप जब किसी के लिए कुछ फील कर रहे होते हैं तो शायद उस तक अचानक वो फीलिंग पहुंचती है। ये वाइब्स है, लेकिन ये आप डिजिटली नहीं कर पाएंगे। तो इसका फायदा ये है कि आप तुरंत पहुंच जा रहे हैं, तुरंत जुड़ जा रहे हैं, तुरंत कम्युनिकेट कर ले रहे हैं। लेकिन कई बार आप ऑनलाइन जब मीटिंग्स करते हैं तो वो हल नहीं निकलता है जो आप ऑफलाइन मीटिंग में संवाद हो रहे हो और रहे क्या नहीं समझ, उसमें आपको एक्सक्यूज देने का ऑप्शन नहीं है, आप कह नहीं सकते। इस तरीके से वो सारी चीजें। बेशक सर, अब आखिर में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि वे अपने संवाद को और बेहतर बना सके? मेरा एक ही कहना है कि आप डिजिटली इन्वॉल्व रहिए, क्योंकि उसको छोड़ेंगे तो दुनिया आपसे छूट जाए, ये जरूरी है। दूसरी चीज, सोशल प्लेटफॉर्म पे आपका रहना इसलिए जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी गतिविधियां क्या हैं, आप क्या सोचते हैं। दुनिया को एक विचार मिलता है। ऐसे लाखों लोग हैं जो कुछ कर रहे हैं और उनको देख करके लोग इंस्पायर हो रहे हैं और फिर कुछ कर, ये जरूरी है। इन सब के बीच आपको वक्त निकालना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने से जुड़े हुए उन तमाम लोगों के लिए जो आपके सिर्फ अपने हैं, और उसका दायरा आपको तय करना पड़ेगा। अन्यथा इसी समाज में हम हर दिन देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे उसके मिलियन फॉलोअर्स हैं और कमरे में मरने के बाद 10-10 दिन बाद सड़ी हुई लाश निकल रही है और उसकी अंत्येष्टि पे और संस्कार पे 5 लोग उसके साथ नहीं पहुंचे। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि आभासी और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जितने आपके मित्र हैं जो आपके सुख दुख में लगातार कमेंट कर रहे हैं, वो कहाँ हैं? तो इन संबंधों से आपका जीवन नहीं चले। आपके जीवन में एक संबंधों का दायरा वह भी होना चाहिए जो आपके अपने हृदय से जुड़ा हुआ, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिजिटल डिवाइस से नहीं, वो आपकी अपनी ओन डिवाइस है, जिसको आप आत्मा कहते हैं, जिसको आप हृदय कहते हैं, जिसको आप फील कर रहे होते हैं। तो जो है उसमें आपको अपने लोगों के लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, वक्त निकालना पड़ेगा बातचीत के लिए, उनका सुख दुख जानने के लिए। आप घर पहुंचते ही तुरंत मोबाइल चलाना शुरू करते हैं तो आप लोगों से बातचीत, कोई बैठा हुआ है, आपके बच्चे आपके इंतजार में बैठे हुए कि हम अपने पापा से ये कहेंगे, हम अपनी दीदी से ये कहेंगे, भैया आएगा स्कूल से उससे ये कहेंगे। वो वक्त कहाँ गया? वो वक्त तो चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे उसका बचपना मर रहा है। आप भी एक मोबाइल पकड़ाते हैं उसको कि हमको डिस्टर्बेंस ना हो। उस उम्र में, जिस उम्र में उसका दिमाग इस बात के लिए विकसित होना चाहिए कि वह आपसे पूछे ये क्या होता है, ये कैसे हो गया, ये कैसे आ रहा है। तो जब ये सवाल बच्चा करता है तो उसका दिमाग विकसित हो रहा है। उन सवालों के बीच आप उसकी सारी जिज्ञासाओं को मार करके एक मोबाइल पकड़ाते हैं और कहते हैं कि बेटा ये लुई बिंगो है, ये देख लो, ये मोटू पतलू है, इसको देखो, और वो उसमें इन्वॉल्व है। आपको ये पता नहीं है कि धीरे धीरे बचपना किस निष्ठुरता के साथ गुजरा है और फिर बड़े होने पे आप बच्चे से कह रहे हैं कि तुम सेंसिटिव नहीं हो, आप कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है, तुम कल्चर्ड नहीं हो, तुम मैनर नहीं जानते हो, तुम बिहेवियर नहीं। जब जानने का वक्त था तब तो आप मोबाइल दिखा रहे थे। तो ये संभव नहीं है। आप बच्चे के बचपने के साथ उसकी तमाम क्यूरियोसिटी को, उसकी तमाम जागरूकताओं को, उसकी अपेक्षाओं को, उसकी आकांक्षाओं को, उसके साथ संवाद करिए, वक्त निकालिए, बात करिए। और आप कह रहे हैं कि मोबाइल हैबिट्स बनती, उसकी हैबिट्स को आप पहचानिए और उसके साथ, उस नेचर के साथ आप जुड़ जाइए। वो खेलना चाहता है उसके साथ खेलिए, वो अगर इंटरेस्टेड है आर्ट बनाने में उसके साथ आर्ट आप भी बनाइए। तो ये जब आप काम करेंगे तो मुझे लगता है ये सारी आजकल एक सबसे बड़ी समस्या है। मैं हर गार्जियन को ये बात कहना चाहूंगा कि आप अपनी दीवारों को सिर्फ कलर से सुंदर मत बनाइए। अगर उन दीवारों पे बच्चा स्केच कर रहा है तो उस कलर को होने दीजिए। वह सबसे बड़ा कलर है जो आपका बच्चा आप लाइन आर्ट के जरिए, स्केच के जरिए आपकी दीवारों पे कर रहा है। वो गंदगी नहीं है, वो आपके जीवन की एक ऐसी थाती है कि वो बच्चा जितनी बड़ी लकीर खींच रहा है अपने जीवन के विकास की तरफ, अपने जीवन के सफलता की तरफ, उसी रास्ते से बढ़ रहा है। वो उसका पाथ है,
वो आपकी दीवार की गंदगी नहीं है। तो उसको बनाने दीजिए, उसको करने दीजिए और उसके साथ आप भी करिए, वक्त बिताइए। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद, आपने इतना वक्त दिया और आपने काशी के दौरे मंजर को फील वक्त में बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से बताया। बहुत धन्यवाद।